हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 री एग्ज़ाम और टीआरई 4 के लिए जो प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आया है उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 में इतिहास से जितने भी पूछे हुए 40 प्रश्न हैं उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 7 तक का इतिहास और अन्य विषय में अन्य सब्जेक्ट में पूछे हुए प्रैक्टिस सेट को अपने चैनल पे कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग सेट 8 का इतिहास के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो भूलें ही नहीं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, नानाघाट अभिलेख निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? तो नानाघाट अभिलेख सातवाहन वंश से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारत का निम्न में से कौन सा शक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बिंदुसार था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म संस्थापक वो जैन धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद बिंदुसार जो आ जाएंगे ये आपको आजीवक संप्रदाय के हो जाएंगे और बिंदुसार के बाद जो अशोक आएंगे तो वो आपको बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नागदाशक मगध साम्राज्य के किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो नागदाशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ शासक है और एक तरफ उनसे संबंधित अभिलेख है। तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है यह खारवेल से संबंधित है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। एहोल जो अभिलेख है यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। सी में दिया हुआ है जूनागढ़ अभिलेख, यह भी रुद्रदामन से ही संबंधित है, तो सी भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है। अगला प्रश्न है वो रहा है, सारी पुत्र प्रकरण निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसी की भी रचना ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सुशर्मन मगध पर शासन करने वाले निम्न में से किस वंश का अंतिम शासक था? तो जो थे यह इनमें से किसी भी वंश के अंतिम शासक नहीं थे। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण जो है सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है, कश्मीर के इतिहास को बताने वाला राजा तरंगिणी शीर्षक वाले साहित्य की रचना का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से है? तो राजा तरंगिणी को बताना है कि किसने लिखा है? तो कल्हण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कल्हण। अगला प्रश्न कह रहा है, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? तो बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कहा गया है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन रचना पुष्यभूति वंश के महान शासक हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? किस हर्षवर्धन द्वारा रचित है? तो बताने कौन सा है जो हर्षवर्धन द्वारा रचित है? तो रत्नावली जो है यह भी हर्षवर्धन द्वारा रचित है और प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धन द्वारा रचित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक निम्न में से किसे माना जाता है? तो पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी को माना जाता है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मौर्य साम्राज्य के पतन के काल कब से शुरू माना जाता है? तो अशोक के मृत्यु के बाद से मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक के मृत्यु के बाद से। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक निम्न में से कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वह नागभट्ट प्रथम था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस का शासन काल कब का था? तो इसका जो शासनकाल था वह द्वितीय सदी ईसा पूर्व के आरंभिक चरणों में था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, द्वितीय सदी के ईसा पूर्व के आरंभिक चरणों में इसका शासनकाल था। अगला प्रश्न है, कारकेटक वंश निम्न में से किस क्षेत्र पर अपना शासन करने वाला एक राजवंश था? तो जो कारकेटक वंश है वह कश्मीर पे अपना शासन करने वाला एक राजवंश था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आज का जो सेट है इसमें मैक्सिमम जो प्रश्न है वो आपको प्राचीन इतिहास से ही उठाए हुए हैं, यानी मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से ही यहाँ पे मैक्सिमम प्रश्न उठाए हुए हैं। आधुनिक भारत से आज के सेट में लग रहा है कि प्रश्न कम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन भक्ति संत रामानंद के शिष्य थे? तो भक्ति संत रामानंद के शिष्य इनमें से एक से अधिक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था में जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा था? तो ये ऑप्शन 3 दिया हुआ है, इनमें से इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी के भी बाद ये नहीं बैठे हुए थे जो ऑप्शन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सूबे यानी प्रांतों की संख्या सबसे अधिक किसके काल में थी? तो मुगल काल में सबसे अधिक सूबे यानी प्रांतों की संख्या औरंगजेब के काल में थी, और इसके मृत्यु के पश्चात भी मुगल काल का पतन शुरू हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी शहर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था, यानी किसके द्वारा कराया गया था? तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में विदेश मामला देखने वाले विभाग को क्या कहा जाता था? तो जो विदेश मामला देखता था उसको दीवान ए रसालत कहते हैं। क्या कहा जाता था? दीवान ए रसालत कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो उस समय जो मुगल बादशाह था बताना ही कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय था। अगला प्रश्न, स्थापना वर्ष के आधार पर बिहार में दिए गए क्रांतिकारी संगठनों के बाद सबसे बाद के क्रम में सजाने वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे आपको काल के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा, उसके बाद आपका हो जाएगा पटना युवक संघ, उसके बाद हो जाएगा पाटलिपुत्र युवक संघ, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पहले 3 होगा, फिर 2 होगा और फिर से 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से संबंधित निम्नलिखित जो तथ्य हैं उस पर सही तथ्यों को विचार करना है। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी। ये कथन बिल्कुल सत्य है। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी वकालत को छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज छोड़ दिए थे। तो ये भी पटना कॉलेज छोड़ दिए थे, जबकि इनकी जो शिक्षा एग्जाम था वह मात्र 20 दिन ही इनका एग्जाम होने वाला था। ये भी सत्य है। सी कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता का पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी कथन सत्य है, यानी इसका सही उत्तर जाएगा डी। उपयुक्त में से 1 से अधिक जो कथन है वह सत्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी बिरजानंद किसके गुरु थे? स्वामी जो बिरजानंद थे यह दयानंद सरस्वती के गुरु थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो दादा भाई नौरोजी, आप ट्रिक देते हैं, आप ट्रिक याद देखिएगा, 6 3 फिर से 6 6 3 6 6 से हो जाएगा आपका कब? 1886। उसके बाद से 3 से हो जाएगा आपका कब? 1880 वाला हो गया। अब 90 वाला में चलते हैं तो हो जाएगा आपका 1890 वाला में, यानी 1893 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 6 में चलेंगे तो 1880 हो गया, 90 हो गया। अब 1900 में चलते हैं तो क्या हो जाएगा? 1906 हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा जो ट्रिक दिए हैं, 6 3 6 6 3, उसके बाद से फिर से 6 6 से 86, फिर 3 से 93, फिर 6 से आपका क्या हो जाएगा? 1906 हो जाएगा। तो 6 से 86, 6 से 86 हो गया। अब 3 से क्या हो जाएगा? 3 से 93 हो जाएगा। अब फिर 6 आ रहा है तो 6 से क्या हो जाएगा? 1906। ये ट्रिक आप याद रखिएगा 6 3 6 का। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, कब? 6 3 6, यानी 86 93 और 1906 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से 1 से अधिक वर्ष में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कोलकाता में एक मदरसा की स्थापना किया गया था, और इसके जस्ट 10 साल के बाद यानी 1791 यहाँ पे 81 है तो 1791 में जोनाथन डंकन ने आपको बनारस में एक संस्कृत विद्यालय का स्थापना किया था। तो दोनों को याद रखना है। अगला प्रश्न है,
1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से निकलकर भागने में सफल रहे? तो 1942 में जयप्रकाश नारायण दिवाली के दिन हजारीबाग जेल से निकलकर भागने में सफल रहे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ था? तो जो दूसरा अफीम युद्ध था बताना है कि यह कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1856 से 1860 के बीच द्वितीय अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। लौह और रक्त नीति यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी निम्न में से किस यूरोपीय नेता का था? यह बिस्मार्क की पॉलिसी थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो प्रसिद्ध साहित्यकार जो लियो टॉल्स्टॉय हैं ये रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टर्की के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता के लिए यूनानियों द्वारा शुरू किया गया स्वतंत्रता आंदोलन निम्न में से कौन देश यूनान के पक्ष में नहीं था? तो यूनान के पक्ष में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक जो थे वो नहीं थे। तो अगला प्रश्न चलते हैं हम, दे रहा है निम्न में से किस देश का बंटवारा 19वीं शताब्दी के अंतिम चरणों के दौरान विभिन्न देशों के हाथ में किया गया जिसे तरबूजों का बंटवारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन का बंटवारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय सामान्य रूप से किन देशों के समूह को मित्र राष्ट्र कहा गया है? यानी मित्र राष्ट्र किसको किसको कहा गया है? तो मित्र राष्ट्र के रूप में रूस थे, फ्रांस थे और ब्रिटेन, इन 3 देशों को मित्र राष्ट्र का संगठन था उसमें शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा। और कुछ समय बाद इसमें अमेरिका भी चलाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ पर शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में किया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी यानी मित्र राष्ट्र गुट ने किस देश में वर्साई की संधि की थी? तो जो वर्साई की संधि हुई थी वह बताना ये किस देश में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। किस देश के साथ, यानी किसके साथ किया था जर्मनी? तो किसके साथ वर्साई की संधि किया गया था? तो जर्मनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि किया गया था। 1879 में द्वैत संधि यानी डुअल अलायंस किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? तो द्वैत संधि बताना है ये किनके मध्य हुआ था? तो जर्मनी और रूस के बीच में जो था वह द्वैत संधि हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी और रूस। हंगरी की भाषा क्या है? तो हंगरी की जो भाषा है वह मैग्यार है। क्या है? मैग्यार हंगरी की भाषा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति थी इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो हिंद चीन में लाओस, वियतनाम और कंबोडिया शामिल थे, जबकि जो चीन था वह शामिल नहीं था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 1917 में सर्वप्रथम पहली जो जूट मिल है वह किस नगर में स्थापित की गई थी? तो सर्वप्रथम जो जूट मिल था वह कलकत्ता का जो श्यामपुर का रिसड़ा है वहीं पर स्थापित किया गया था। यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कलकत्ता में स्थापना किया गया था। तो फ्रेंड यही आज का आपका सेट नंबर 8 का हिस्ट्री से संबंधित 40 आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा है कि सर पॉलिटिकल साइंस और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का भी सेट कराइए, तो हम कोशिश करेंगे कि आज पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का भी वीडियो डालने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।